तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये वेव की वेलोसिटी है। दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन भी बताया था, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। क्या रिलेशन है? तो बोला था कि पार्टिकल की वेलोसिटी होती है माइनस, फिर होती है स्लोप, और फिर होती है वेव वेलोसिटी, तब जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी आती है। नहीं, ये रिलेशन देखा था। और इस पे क्वेश्चन भी बताया था। कौन सा क्वेश्चन? कि कौन सा पार्टिकल किधर मूव कर रहा है। यस सर। नहीं, जैसे हमने एक वेव इधर लिया इस तरीके से, अब वेव इधर जा रही है, वेव इज मूविंग राइट वर्ड, इधर वेव मूव कर रही है। और हमें मान लो बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, तो एम पॉइंट की मूवमेंट किस साइड है। अगर ये एक ट्रांसवर्स वेव है तो ये वाला पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये बताना है। अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, कौन सा होगा? सर से बढ़ाएगा जल्दी बताओ कौन से तो सर डायरेक्शन? अपवर्ड अपवर्ड होगा सर। अपवर्ड होगा सर। अपवर्ड होगा। एक इस तरीके का मान लो वाटर वेव आ रहा है, सी वेव आ रहा है, इधर इस तरफ मूव करना है, तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा बचने के लिए, नहीं तो डूब जाएगा ना पानी के अंदर। यस सर। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगी, है ना। आज हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वेव वेलोसिटी की। फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ मैकेनिकल वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव। मैंने बताया था ना कि हम लोग पहले बात करेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग। दो पार्ट में, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसका एग्जाम्पल पता है साउंड, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव जो कि चलती है रस्सी पे। नहीं, वेव ऑन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है आपको पता होगा। ट्रांसवर्स वेव में ना, वेव अगर इधर जाएगी तो पार्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी लाइन पे पार्टिकल इधर या इधर मूव करती है ना, लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करती है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो हम लोग बात करेंगे पहले वेव ऑन स्ट्रिंग की। किसी स्ट्रिंग पे या मान लो किसी रॉड पे, किसी सॉलिड बॉडी में, अगर या किसी ऐसे बॉडी में बात करेंगे जहाँ पे पार्टिकल कंटिन्यूअस होती है, तो उस केस में जो वेव की मोशन होगी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लो एक रस्सी है, रस्सी को मान लो ऐसे बांध दो, दोनों एंड से बांध दो, और इसको प्लग करके छोड़ दो, खींच करके छोड़ दो, तो कैसे मूव करती है? इस तरीके से पहले ऐसे मूव करती है, नहीं ऐसे मूव करती है, इसी बीच में मूव करती है ना, कुछ समय के बाद यहाँ पे होता है, फिर वापस आता है, फिर इधर मूव कर, इस तरीके से मूव करती है। तो मान लो तो हमें ये भी बात, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना सर? लॉन्गिट्यूडनल कैसे? लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, जब भी स्ट्रिंग की बात होगी ना, या ऐसे मीडियम की जहाँ पे कंटिन्यूटी है, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर स्ट्रेचिंग करेंगे, प्लकिंग करेंगे, तो वहां पे ट्रांसवर्स वेव आएगी, ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव आएगी। और वो कैसे मूव करेगी? तो देखो सबसे ज्यादा ये खींचा है, नहीं, ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा खींचा है, ये वाला थोड़ा कम, ये वाला थोड़ा और कम, ये वाला थोड़ा और कम, ऐसे। तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी जानते हो ना, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये यस सबसे सर। ज्यादा खींचा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रही होगी। अब यही एनर्जी इधर और इधर मूव करेगी, तो एनर्जी के ही ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। एनर्जी के ही ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। तो वेव जा रही है इधर, और जबकि पार्टिकल जा रहा है ऊपर या नीचे, तो ये कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अब मान लो हमें पता करना है कि इसमें स्पीड कितनी होगी वेव की, तो बस एक छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, जो कि एंगल बना रहा होगा किसी सर्कल के रेडियस पे डी थीटा का, डी थीटा का एंगल बना रहा हो। और रस्सी में पता है, रस्सी में टेंशन होती है, इस साइड भी टेंशन टी रहा होगा, इस साइड भी टेंशन टी रहा होगा। तो इसी को अगर जूम करके देखेंगे ना, है ना, जूम इन करके देखेंगे, जूम इन करके, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। छोटा जो पार्ट हमने लिया ऐसा दिखेगा। पूरा एंगल डी थीटा है, तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा बता? डी थीटा बाई 2 हो जाएगा क्या? ये भी एंगल डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और रस्सी में टेंशन हमें पता है, किसी भी बॉडी में टेंशन होती है बॉडी से अवे, अवे फ्रॉम दी बॉडी एंड अलोंग इट। तो टेंशन इधर काम करेगा रस्सी में, और यहाँ पे टेंशन इधर काम करेगा। बता सकते हो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? यस सर। तो देखो ना, यहाँ से ऐसे डाल दो, ये 90 हो गया, ये डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये भी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो गया। और ये पूरा 90 है ना, ये पूरा ऐसे, ये पूरा 90 है, तो ये डी थीटा बाई 2 हो गया। वैसे ये भी डी थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पे टेंशन टी। तो तुम देखोगे ना कि टेंशन का एक कंपोनेंट बन जाएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और इधर हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। तो देखो टी कॉस डी थीटा बाई 2 तो अपोजिट है, ये इधर लग रहा है लेफ्ट साइड और ये इधर लग रहा है राइट साइड, तो बैलेंस कर लेगा। और टी साइन डी थीटा बाई 2 का डायरेक्शन देखो नीचे, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, तो दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा क्या? ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल उसी को फिर से सिंपल कर देते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट में दिखा देते हैं। इसी पार्ट को हमने जूम करके दिखाया था। तो ओवरऑल इस पार्ट पे ना टेंशन नीचे की तरफ लगता है, कितना लगता है? अभी देखा था 2t साइन डी थीटा बाई 2, इतना टेंशन लगता है। थीटा काफी कम है, तो जब थीटा कम रहे ना तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं। तो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गई, तो टी डी थीटा इसमें वो सेंटर के तरफ लगा, है ना। अब मान लो वेव जा रही होगी किसी स्पीड c से, तो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जर्वर होगा तो उसे क्या लगेगा देखने वाले को? सर हाँ, इसको सर दोबारा बता दीजिए, इसको इस यही वाले को। कौन सा वाला? 2t sin थीटा। यहाँ देखो हाँ ना, सर। ये डायग्राम, 2t। ये डायग्राम देखो, टी साइन डी थीटा बाई 2 नीचे है इधर, और टी साइन डी थीटा बाई 2 नीचे है। इसको जूम कर दिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पहले बहुत छोटा था, ऐसा था, ऐसा यस था, सर।
ऐसा था, इसी को जूम करके ये बना दिया, इसी को जूम कर दिया तो बड़ा दिख रहा है। और क्या दिखा इधर, टी कॉस डी थीटा बाई टू राइट साइड में लग रहा है, इधर भी राइट यस साइड लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो बैलेंस होगा कि नहीं। सर। ऐसा हो गया कि टी कॉस, ऐसा जो पार्ट है ना, ऐसा पार्ट है, इस पे लग गया टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इधर भी लग गया टी कॉस डी थीटा बाई टू, और इधर लग गया टी साइन डी थीटा बाई टू, और इधर लग गया टी साइन डी थीटा बाई टू। तो बताओ कौन बचेगा और कौन कैंसल आउट हो जाएगा। टी कॉस डी थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, अपोजिट है ना, ये यस सर। इसे बैलेंस कर लेगा। वेक्टर में पढ़े हो ना, वेक्टर एक इधर पी रहेगा और इधर पी रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा ना, पी माइनस पी। यस सर। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहे पी और पी, तो ऐड हो जाएगा, वही चीजें तो है। अब हम क्या करेंगे, यस इसी को जूम आउट कर दिए, रियल में तो छोटा था ये, इसको जूम इन करके बड़ा कर दिया। तो जूम आउट करेंगे तो क्या दिखेगा, केवल दिखेगा कि टी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो बचेगा टू टी साइन डी थीटा बाई टू, है कि नहीं। अब वायर ऐसे है, ये वाला पॉइंट पे फोर्स नीचे की तरफ लगता हुआ दिखेगा, समझ में आया क्या। आ गया सर। ठीक, तो क्या फोर्स आया, सेंटर के तरफ एक, एक हमने छोटा सा पीस माना था, इस पीस का रेडियस ऑफ कर्वेचर था आर, और इसके सेंटर के तरफ लग रहा कितना फोर्स, टू टी साइन डी थीटा बाई टू। तो इसी को हमने लिख दिया टू टी साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो टू से टू कट गया, टी डी थीटा। अब यहाँ मान लो सेंटर पे कोई बैठा है, उसे क्या दिख रहा है, कि एक सर्कुलर आर्क है जिसपे एक वेव मूव कर रहा है सी से, तो इसे क्या लगेगा कि ये तो सर्कुलर मोशन हो रहा है वेव का। वेव का कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर। और तुम्हें पता है कि सर्कुलर मोशन में सेंटर के तरफ जो फोर्स होता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं। यस सर। तो सेंटर के तरफ फोर्स है टी डी थीटा, तो यही हो गई कि नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं, एम बी स्क्वायर बाय आर। अभी यहाँ पे वेव की स्पीड है जिसको हम सी बोल रहे हैं, लेकिन इस पीस का मास भी तो बहुत सारा, बहुत छोटा होगा, नहीं। डीएम। हाँ डीएम जिसको बोलेंगे, तो इसके मास को भी डीएम बोल दो, डीएम। डीएम होगा कितना, तो आसानी से निकाल सकते हैं जनरली ना, हमारे सिलेबस में जो वायर दी रहेगी उसकी लीनियर मास डेंसिटी हमेशा दी जाएगी, तो डेंसिटी लीनियर लेमडा दिया हुआ है। ये लीनियर डेंसिटी होती क्या है, ये होती है मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास बाय लेंथ को ही लेमडा लिखा है। तो मास अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लेमडा इंटू एल लिखेंगे कि नहीं, यस सर। लेमडा इंटू एल लिखेंगे। तो छोटा सा मास निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो लेमडा इंटू छोटा सा एल कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट पे मास निकालना है, ऐसे ये वाला पॉइंट पे मास निकालना है, ये वाले पॉइंट पे। इसका रेडियस था आर, एंगल था डी थीटा, तो बताओ इसका लेंथ आर डी थीटा हो जाएगा। पढ़े हो ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर फॉर्मूला, यस सर। एल थीटा इंटू आर होगा कि नहीं। तो यहाँ थीटा डी थीटा दिया हुआ है, तो ये लेंथ हो गया। अब मान लो इस वायर का लीनियर डेंसिटी म्यू है, तो मास कितना होगा बताओ इस छोटे से पीस
पार्ट का जिसको हम जूम इन कर दिए, जूम जूम करके देख रहे हैं, तो इसका मास होगा dm, और dm हो जाएगा म्यू इंटू आर डी थीटा। मास क्या होता है? म्यू इंटू लेंथ। मास क्या होता है? म्यू इंटू लेंथ। तो मास को हमने dm लिखा, म्यू म्यू ही रहा, लेंथ आर डी थीटा हो गया, तो dm निकल गया ना। यस सर। अब उसको वहां पे पुट कर दो, तो पुट करने से क्या आ जाएगी? क्या इक्वेशन लिखा था? इक्वेशन लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स था टी डी थीटा, जिसको हमने लिखा था dm इंटू सी स्क्वायर बाय आर। तो टी डी थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय आर, और dm का वैल्यू लिख दो। dm का वैल्यू कितना होगा? अभी तो dm का वैल्यू अभी निकाला था, म्यू इंटू आर डी थीटा, है कि नहीं? यस सर। अब क्या होगा देखो, डी थीटा से डी थीटा कट गया, आर से आर कट गया, तो क्या बचा यहाँ से? यहाँ से बचा सी स्क्वायर का वैल्यू टी बाई म्यू। तो सी का वैल्यू क्या निकला? अंडर रूट टी बाई म्यू। आए समझ में? यस सर। तो उतना डेरिवेशन नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं डेराइव कर दिया। केवल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? केवल फॉर्मूला टी बाई म्यू तो याद रखेंगे। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होती है? ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होती है? तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है c इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। यहाँ पे t क्या है? t इज टेंशन इन वायर या रॉड या स्ट्रिंग, जो भी गिवन हो उसकी टेंशन है। अब म्यू क्या है? म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब वेव स्पीड दो ही चीज पे डिपेंड करता है, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी पे। लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग वायर का अलग अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग, कॉपर का अलग, आयरन का अलग, और टेंशन भी हमेशा गिवन रहेगा, तो वेव स्पीड निकाल लेंगे। आगे बात समझ में? यस सर। अब इस फॉर्मूले का अलग अलग रूप है जो कि यूज में आता है। कौन कौन सा रूप है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड, पहला तो यही चीजें है, पहला फॉर्मेट तो यही है कि वेव स्पीड को हम लोग अंडर रूट टी बाई म्यू लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं देखो, अंडर रूट ट्यू। अब म्यू को क्या लिख सकते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। नहीं, म्यू को क्या लिखते हैं? म्यू होता है मास बाय लेंथ। तो मास और लेंथ दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगा दो, म्यू को मास बाय लेंथ लिख दो। कभी कभी ना एरिया और डेंसिटी दिया रहता है, ये कौन सा डेंसिटी है? ये है लीनियर डेंसिटी। कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दिया रहेगा, तो मास को क्या लिखते हैं? मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या ले, जनरली वायर ली जाएगी, और वायर होता है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पता है? पाई आर स्क्वायर एल। तो वॉल्यूम को लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी, या पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख दो, एरिया जनरली गिवन रहेगा क्वेश्चन में। वॉल्यूम को क्या लिख दिया? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ये मास हो गया, मास हो गया ये। अच्छा, मास बाय लेंथ कितना होगा बताओ? मास बाय लेंथ करेंगे तो ए एल रो को एल से डिवाइड करेंगे तो एल एल कट जाएगा। मास बाय लेंथ को क्या बोलते हैं? म्यू। तो ये याद रखेंगे कि म्यू को रो इंटू ए भी बोल सकते हैं। म्यू को क्या बोल सकते हैं? रो इंटू ए।
ये फार्मूला काफी यूज में आने वाला है। म्यू को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और रो को कौन सी डेंसिटी बोलते हैं? वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर में लेंथ होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम होता है। और ए क्या है? ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा थर्ड फॉर्मेट में? थर्ड फॉर्मेट में फॉर्मूला आ जाएगा वेव स्पीड का √T/μ। लेकिन म्यू को क्या लिखेंगे? म्यू को लिखेंगे रो इंटू एरिया। रो इंटू एरिया के टर्म में एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मेट देख लो, फोर्थ। हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? वेव स्पीड को लिख दिया √T/रो, और एरिया को लिख सकते हैं πr²। तो आर बाहर आ जाएगी, 1/r √T/π/रो, ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ी अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल एक साथ अगर लिख दें सारे फॉर्मूले को, तो सी का क्या हो जाएगा? वेव स्पीड हो जाएगी √T/μ, या √TL/m, या √T/ρA, या इसी को लिख देंगे 1/r √T/π/रो। तो ये फॉर्मूला हो गया वेव स्पीड का, ट्रांसवर्स वेव स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया। आगे बात समझ में? ये ट्रांसवर्स यस सर। वेव का फॉर्मूला हो गया। अब एक दो क्वेश्चन देखो जिससे समझोगे कैसे अप्लाई करना है, इसको यूज कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हूँ? एक वायर है, और वायर को यहाँ पे एक वायर से यहाँ पे एक हैंग कर रखा है मास m, और वायर की लीनियर डेंसिटी गिवन है म्यू, है ना, ऐसे गिवन। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड वेव स्पीड। वेव स्पीड बताओ कितनी होगी, तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, वेव स्पीड क्या लिखोगे? तो वेव स्पीड क्या होती है? √T/μ। म्यू तो दिया हुआ है, म्यू तो दिया हुआ है, लेकिन क्या टेंशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो टेंशन कैसे निकालोगे? तो रस्सी में ही तो टेंशन निकालनी है। तुम्हें पता है कि ग्रेविटी नीचे mg नीचे लगती है, और ऊपर में टेंशन T होती है रस्सी की। और क्योंकि ये ब्लॉक बैलेंस में है, तो T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mg के इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो T की वैल्यू लिख दिया mg/μ। तो ये आंसर हो गया, ये हो गई हमारी वेव स्पीड। आ गया बात समझ में सचिन? यस सर। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो, अब मान लो एक ब्लॉक है स्मॉल m, दूसरा भी स्मॉल m मास की, और यहाँ पे दो वायर का यूज करा गया है, दो वायर का यूज किया गया है। इस वाले पार्ट का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, और इस वाले पार्ट का लीनियर मास डेंसिटी 3μ है। और इसको मैं बोला हूँ फर्स्ट वायर, और इसको बोला हूँ मैं सेकेंड वायर। तो फर्स्ट वायर में वेव की स्पीड बताओ कितनी है? C1 बताना है कितना है, और C2 बताना है कितना है। C1 C2 क्या है? C1 C2 है वेव स्पीड इन फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर में वेव स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होगी? इस वाले वायर में कितनी स्पीड होगी? इस वाले में सर सर टी टी वेव तो इतना स्पीड का बोलो एक ही फॉर्मूला एम जी है √T/μ। सर।
इसमें सर टी उतना है, कितना? mg। हाँ, नीचे mg वेट है इसकी और ऊपर में टेंशन t होगी, तो t mg के इक्वल हो गई। तो सेकंड वाले में आंसर आ गया mg/μ, और म्यू दिया हुआ है 3μ। अब फर्स्ट में बताओ क्या होगा? फर्स्ट में उसमें सर mg तो लग ही रहा है, हम्म और सर इसका इसके एक mg तो लग रहा है नीचे, यस सर, और एक रस्सी भी तो नीचे खींच रहा होगा इसको। यस सर, रस्सी का टेंशन टी mg के इक्वल था, तो ये एक mg और लगेगा। तो ऊपर में अलग टेंशन होगा, ऊपर में अलग मान लो टेंशन था टी डैश, तो टी डैश 2mg के बराबर होगा। टी डैश किसके बराबर होगा? 2mg के। एक तो वेट है mg, और दूसरा ये रस्सी का फोर्स भी तो टेंशन mg के इक्वल है। ये स्ट्रिंग भी पुल करेगी mg से, तो टोटल टेंशन जो ऊपर वाले पार्ट में होगा ना 2mg होगा। तो क्या हो जाएगी यस सर, स्पीड? स्पीड हो जाएगी 2mg/μ। तो ये आंसर है। ठीक है, यस सर, यस सर। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसकी मास है 2 kg, और इसकी लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.01 kg/मीटर। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आपको बताना है वेव स्पीड कितनी है, वेव स्पीड बतानी है कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन रहता है। कितनी हो जाएगी वेव स्पीड? टी बराबर, सॉरी, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखो। टी है सर, म्यू बराबर म्यू तो √2/μ, सॉरी, सी बराबर √2/μ सर। हम्म, और म्यू की जगह सर ये आ जाएगा सर इसमें, ये 2/20 आ जाएगा सर, 10। हाँ, टेंशन 20 आ जाएगी समझ सर में। ऊपर 20 आ जाएगा। यस सर। नीचे वेट mg है, m की वैल्यू 2 है, तो 20, तो टेंशन कितनी आ गई? टेंशन आ गई 20। अब म्यू का वैल्यू गिवन है 0.01, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो c की वैल्यू हो जाएगी t/μ 0.01। ये आ गई √20 10⁻²। तो 10⁻² का रूट हो गया 10 √20, और 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 का √2 हो गया, तो ये आ गया 20√5 मीटर/सेकेंड, है ना। तो ये आ गई हमारी वेव स्पीड। इस तरीके से निकालनी है हमेशा। आगे बात यस समझ सर, में। आ गया सर। एक और क्वेश्चन करेंगे। मान लो दो वायर गिवन है, और इस तरीके से गिवन है, दो अलग अलग वायर गिवन है, और दोनों वायर को हमने पुल करा है। इधर से भी 100 न्यूटन से पुल किया, और इधर भी 100 न्यूटन से पुल किया है। 100 न्यूटन से दोनों को पुल कर रहा हूं, और इसका जो म्यू है, ये वायर फर्स्ट है मान लो, और ये वायर है हमारा सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, रेशियो ऑफ लीनियर मास डेंसिटी μ1 is to μ2
ऐसा गिवन है और ये है 2:3, ऐसा ये गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वेव वेलोसिटी रेशियो, फाइंड वेव वेलोसिटी रेशियो, वेव वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। क्या हो जाएगा बताओ? वेव वेलोसिटी की कितनी रेशियो हो जाएगी? तो फॉर्मूला पहले लिख लो। वेव वेलोसिटी कितनी होती है? √T/μ। देखो टी तो दोनों में सेम ही है, 100 ही तो है, कैंसिल हो जाएगा। तो टी तो सेम ही हो गया। तो वेव स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल म्यू पे। तो C1/C2 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? √μ2/μ1। यस। यहां से ये लिख सकते हैं। तो C1/C2 का जो वैल्यू होगा, μ1/μ2 2/3 दिया है, तो μ2/μ1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यस सर। तो इस तरीके से वेव वेलोसिटी का क्वेश्चन बना सकते हो। अभी तक जो क्वेश्चन दिया हो ना, वो इस टाइप का है। यहाँ पे मास बहुत बड़ा मास, मास की वैल्यू कितनी है बोला था ऐसे 1 kg या 2 kg, और इसका जो मास है ना ऐसे देता हूँ 0.02 kg/मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत कम है। ये वाला जो वायर है, इसके 1 मीटर के लेंथ में मास कितना है? मास है 0.02 kg। 0.02 kg का मतलब हो गया 20 ग्राम। 1 मीटर लेंथ में कितना मास है? 20 ग्राम, यानी बहुत कम मास है। नहीं, बहुत कम मास है इस वायर में, इसलिए इसका मास काउंट नहीं कर रहे थे वेव वेलोसिटी में, मान रहे थे लगभग सब जगह बराबर ही होगा वेव स्पीड। लेकिन अगर मास कम ना हो तो उसका भी मास काउंट होगा। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे वेव स्पीड? जैसे मान लो एक वायर है, एक रोप है ऐसे, और ये अब हल्का नहीं है, भारी है ना, काफी भारी है, ये हैवी रोप है। और अब इस रोप का मास दिया हुआ है m, और इसकी लेंथ दी गई है l। अब इसमें हमें बताना है वेव स्पीड क्या होगी, वेव स्पीड क्या होगी, इसमें वेव स्पीड बतानी है। तो अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जो वेव स्पीड होती है वो क्या होती है? √T/μ। वेव वेलोसिटी क्या होती है? वेव वेलोसिटी होती है √T/μ। तो T क्या है? तो T तो अलग अलग यहाँ पे निकालेंगे तो टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा। तुम्हें क्या लगता है टेंशन कहाँ ज्यादा होगा? ए पे या बी पे या सी पे या डी पे? कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा? सर हम्म सर बी पर सर। टेंशन ज्यादा कहाँ होगा? ऐसे समझो ना, ये जब क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ये हो गया, मान लो ना, एक ऐसे समझ लो। सर ऊपर सर डी पे सर, डी पे सर, हाँ, एक डी पे सर मंकी डी। यहाँ लटका हुआ है, इसके पूंछ से एक दूसरा मंकी लटका हुआ है, समझे? यस सर, आ गया सर। इसके पूंछ से कोई तीसरा मंकी लटका हुआ है। तो किस मंकी के पूंछ में सबसे ज्यादा टेंशन होगा? किसके? सर पहला वाला टूटेगा पहले कि दूसरा कि तीसरा? सर पहला पहले टूटेगा, पहला टूटेगा सर, हाँ, पहले ही इसका पूछ मतलब टूटेगा। यहाँ टेंशन ज्यादा है, यस सर। यहाँ पे टेंशन कम है, और यहाँ पे टेंशन और थोड़ा कम है। नहीं समझे?
तो ये समझ गया टेंशन ना डी पे सबसे ज्यादा होगा, सी पे थोड़ा सा कम होगा, बी पे और कम होगा और ए पे कम होगा। तो टेंशन ऐसे कम होगा। तो अगर बोले कि वेव स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वेव स्पीड देखो किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। टेंशन ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा। तो वेव की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, डी पर सर। डी पे। हाँ, इसका मतलब ना वेव स्पीड एट डी इज ग्रेटर देन वेव स्पीड एट सी, ग्रेटर देन वेव स्पीड एट बी, ग्रेटर देन वेव स्पीड। इसका मतलब ना ए पे स्पीड कम था, बी पे थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गया, सी पे और ज्यादा स्पीड हो गया, डी पे सबसे ज्यादा स्पीड हो गया। इसका मतलब वेव ना जब भी वायर में नीचे से ऊपर जाएगा तो वेव की स्पीड बढ़ती है। वेव की स्पीड क्या होती है, वेव की स्पीड लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। आया समझ में? हाँ यस सर, आगे सर। हाँ, जब भी कोई भारी रस्सी इस तरीके से लटक रहा होगा तो वेव की स्पीड लगातार बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो नियम होगा कैसे बढ़ेगी। तो कहीं सर एक्स डिस्टेंस पे एक पीस मान लेता हूं जिसका थिकनेस है dx, ठीक है। और इसमें टेंशन देख लेते हैं कितना है। तो एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ वाले पार्ट पे जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ वो इस नीचे वाले वेट के वजह से होगा। नीचे वाले का जो वेट है ना वही तो ऊपर वाले पे टेंशन लगाता होगा। तो मान लो वायर का म्यू अगर गिवन है तो ये वेट होगा कितना, वेट होगा म्यू इंटू एक्स, होगा कि नहीं? म्यू इंटू एक्स मास हो गया, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो गया। तो टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, देखो म्यू इंटू एक्स इंटू जी, ये टेंशन हो गया। तो वेव का स्पीड कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे, तो वेव का स्पीड होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। तो टी का वैल्यू म्यू एक्स जी आया और म्यू से डिवाइड करो तो म्यू म्यू कट गया। तो वेव की स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स जी। वेव की स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स जी। तभी तो देखो एक्स बढ़ रहा है तो सी भी बढ़ रहा है। अभी अभी देखा भी था ना कि एक्स की यस वैल्यू सर। बढ़ने से स्पीड भी बढ़ रही है। एज एक्स इंक्रीजेस सो वेव स्पीड इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक्स बढ़ती है वेव की स्पीड भी बढ़ती है, ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, वेव स्पीड तो ये हो गया। तो वेव जब भी किसी बॉडी का स्पीड बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट कर रहा है, यही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स वैल्यू हाँ सी स्क्वायर बाई जी। हाँ, सी स्क्वायर बाई जी ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ी सी चीजें और चेंज कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सी स्क्वायर को लिख देते हैं 1/2 इंटू एक्स इंटू जी। अच्छा, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू यस सर। स्क्वायर प्लस 2as। यस ऐसा है सर। क्या? तो u अगर मान लो जीरो है, u जीरो क्यों है, u जीरो इसलिए है क्योंकि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे अगर बात करो तो इसके नीचे तो कोई वेट ही नहीं है। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू तो जीरो होगा ना। यस सर। टेंशन जीरो होगा तो वेव की स्पीड भी जीरो होगी कि नहीं। तो सबसे निचले वाले पार्ट पे वेव रुका रहता है, इसीलिए u जीरो हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2as से कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो
दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो क्या लगता है एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, वेव का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? हाफ। 2 से मल्टीप्लाई भी करा, 2 से डिवाइड भी करा, तो g/2 रहा होगा। तो वेव का एक्सेलरेशन रोप पे हमेशा g/2 रहता है, याद रखेंगे। जब भी एक रस्सी इस तरीके से लटक रही हो, जब भी एक रस्सी ना इस तरीके से लटक रही हो और ये रोप लाइट नहीं है बल्कि हैवी है, हैवी रोप। अरे क्या हो रहा है, हैवी रोप हो और हमें इसमें वेव स्पीड पता करना हो, तो पहली चीज है कि वेव स्पीड ना, पहली चीज है तो वेव स्पीड कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल? वेव स्पीड कांस्टेंट होती है या वेरिएबल रोप में? सर वेरिएबल होगी सर, हाँ वेरिएबल होती है, हैवी हैवी बॉडी के कांस्टेंट लिए। नहीं होती है, वेरिएबल होती है। ये चीजें पता होना चाहिए। दूसरी, वेरिएबल होगा तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा। यानी नॉन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली सर। एक्सेलरेशन का सर मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ जी सर, कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्मली करेगा या कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा? सर, कांस्टेंट होगा सर, अभी कांस्टेंट तो होगा देखा, g/2। अभी तो देखा कि एक्सेलरेशन g/2 यस होती सर। है। एक्सेलरेशन क्या होती है? g/2। तो ये इस तरीके से आंसर कर सकते हो, g/2 इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। मान लो इसी में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक रोप है और इसकी लेंथ है L0। इसकी लेंथ टोटल कितनी है? L0 दी गई है, इसकी लेंथ L0 दी गई है। तो A से B जाने में बतानी है वेव को कितना समय लगेगा। टाइम टेकन बाय वेव टू गो फ्रॉम A टू B। A से B जाने में कितना समय लगेगा वेव को, बताओ। A से B जाने में वेव को कितना समय लगेगा? टाइम टेकन बाय वेव। तो क्या क्या बताया था? ये बताया कि वेव पहले जीरो, यहाँ पे स्पीड होती है 0, तो u हो गई 0। नहीं, कितना दूर चलना है उसे, यस सर। कितना दूर चलना है? L0 लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट u हो गया 0, एल डिस्प्लेसमेंट हो गया L0, और एक्सेलरेशन पता है ना वेव का g/2 होता है, टाइम निकालना है। तो सिंपल मोशन में कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u है, s है, a है और t है? कोई फॉर्मूला है? यस सर। कौन सा फॉर्मूला है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ। हाँ, वो फार्मूला S = u t+12 तो क्योंकि u 0 है तो s का वैल्यू L0 रख टी भी दिया, जीरो हो जाएगा 0 रख दिया। हाफ एक्सेलरेशन हो गया g/2 इंटू t²। सर। t² का वैल्यू कितना आ गया? 4L0/g। तो t का वैल्यू कितना आ गया? यस सर। √4L0/g। नहीं, यही आया ना? यस सर। 4 का रूट होता है 2, तो 2 यस सर। √L0/g। इतने समय में वेव नीचे से ऊपर चला जाएगा, इतने समय में वेव क्या होगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। ये बात आया समझ में? आ गया सर। तो ये पॉइंट है। आ गया सर।
ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यस आज सर। आज जो बताया हूँ उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस सर। इसकी प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर। सर। हाँ बोलो। यस सर। शाम को सर वो टेस्ट वाला वो रख लो सर, डाउट शाम को। ठीक है, कितने बजे रखोगे? शाम को रख लो सर, शाम को टाइम ठीक है, 9 बजे कर लो। ठीक है, ठीक।